गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में 8th क्लास की साइंस है, हेवनली बॉडीज आकाशीय पिंडों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर बड़ा है तो लिख करके समझाएंगे जहाँ जरूरत होगी, बाकी बुक से रीडिंग दे देते हैं। इसके अलावा इसकी पिक्स खींच करके हम ग्रुप में डाल देंगे, जिनके पास किताबें नहीं है वो उससे पढ़ सकता है। ठीक है, इस हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की हम भेज देंगे। तो अगर हम बात करें हेवनली बॉडीज़ की, तो सोलर सिस्टम क्या होता है ये सब के बारे में बात करेंगे, और आकाशीय पिंड को सीधी सी बात है। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, जहाँ जो होगी हम लिखते जाएंगे, बाकी हम ओरली बता देंगे। किताबें उन्हीं से पढ़ लेना, अपनी किताबें उनसे मैच करते रहना, बुक्स लेते जाओ, बाकी एक्सरसाइज ये सब लिख लेना, और आंसर मिल जाए तो फिल भी कर लेना। ऐसी बात नहीं तो हम फिल करके भेज देंगे, फिर भेज देंगे। क्वेश्चन आंसर की बात है तो क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग वो हम बाद में करा देंगे एक साथ, इसका टेंशन मत लो। समझने में कमी ना छोड़ो, मेन चीज़ ये है, समझने में कमी ना रह जाए, हर चीज़ एकदम क्लियर रहनी चाहिए। तब टॉपिक शुरू करते हैं। हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंड, आकाश स्पेस में जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आकाशीय पिंड हैं। स्टार्स हो गए, अब स्टार्स से याद आता है, आकाश में स्टार्स होते हैं टिमटिमाते की। ये लाइट चैप्टर जब था उसमें रिफ्रैक्शन पढ़ाया था, उसी का रीज़न है। क्यों? वो जब लाइट का रिवीजन कभी कराएंगे तब बताएंगे। हल्का जानवर रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि स्पेस एक मीडियम हो गया, फिर हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, ये दूसरा मीडियम हो गया, तो अलग अलग मीडियम है। वहाँ से लाइट जो आती है बार बार मतलब उसकी डेंसिटी अलग अलग होती रहती है, स्कैटरिंग भी होता है थोड़ा सा, ऊपर से अलग अलग मीडियम। और पता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करती है तो वो अपना पाथ चेंज कर देती है। अब स्कैटरिंग भी हो रहा है, क्योंकि कभी डेंस हो रहा है, कभी ज़्यादा रेयर हो रहा है। मतलब एटमॉस्फेयर जो हमारा है एक बराबर तरीके से डेंस नहीं, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, तो लाइट कभी कम ज़्यादा कम ज़्यादा ऐसे आती है, इसीलिए हमें टिमटिमाती की लाइट नजर आती है। रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से सन जो हमें है सुबह और शाम को लाल दिखाई देता है। तो ये लाइट और रीजन जब पढ़ेंगे तब है, हल्का सा बता दिया इंट्रो कि लाइट चैप्टर से है, स्कैटरिंग और ये सब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो स्टार्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, कॉमेट्स हो गए, ये सब चीज़ों को मिला करके, सैटेलाइट्स हो गई, इन सबको मिला करके ये जितने भी हैं सब स्पेस में है, तो ये हेवनली बॉडीज हैं। अब अगर हम बात करें अपने सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम होता है कि जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, तो उसमें जो हमारा सोलर सिस्टम में है सन है, सन के अलावा प्लैनेट है बहुत सारे जो कि सन के अराउंड घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। और ऐसी बात नहीं, शायद ये हिंदी मीडियम के रूप में भी है, तो दोनों लोग पढ़ते रहेंगे, चैप्टर एक्सप्लेन कर देंगे सब कुछ दोनों किताबों में, तो घूमते रहते हैं। इसके अलावा एस्ट्रॉइड्स हैं और सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉमेट्स हो गए, ये सब भी घूमते रहते हैं। अभी घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं? जैसे ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स ग्रह हो गए, फिर उपग्रह होते हैं। उपग्रह क्या होता है? जो ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं। ग्रह क्या होता है? जो तारों के चारों तरफ घूमते हैं। तो सन क्या है? एक स्टार है, और सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, उनके नाम ये ले रखे हैं। पहले जो था हमारे पास 9 ग्रह हुआ करते थे, उनका सीरियल था बुध, मरकरी को बुध बोलते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और एक होता था प्लूटो, यम। प्लूटो का केस ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा दूर था, बहुत ही ज़्यादा हाई डिस्टेंस में था, और उसका जो एक साइकिल होता था, कंप्लीट राउंड होता था, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। उसके अलावा और भी बहुत सारे थे कि बहुत छोटा सा था, इसलिए उसको ग्रह के या प्लैनेट की संज्ञा नहीं दी गई, उसको हटा दिया गया उससे। ये जो हुआ है मीटिंग हुई थी 24 अगस्त 2006 में IAU की, वहाँ पर इसे किया गया। IAU होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो वहाँ पर ये चीज़ डिस्कशन हुआ और ये रिजल्ट निकला
कि जो प्लूटो है उसे प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा देना चाहिए। तो ये हो गया। इसके अलावा ये 8 प्लैनेट बचे। अब इनका हम हमेशा यही क्यों पढ़ते हैं, इसी उसमें पढ़ा जाता है सीरियल में। पढ़ने का रीज़न है क्योंकि ये जैसे हैं, जैसे ये सन हो गया तो बुध हो गया यहाँ पे, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मतलब ये डिस्टेंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सन से इन प्लैनेट्स की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जा रही है धीरे धीरे। जैसे जैसे हम ये इधर बढ़ाते जा रहे हैं, नाम बढ़ते जा रहे हैं। ये हो गया। इन सब से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बना है, मतलब सन हो गया और इसके अलावा प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, ये सब मिलके बना रहे हैं। अब ये घूम क्यों रहे हैं दूसरे के, तो इसको जब आगे फिजिक्स पढ़ोगे उसमें और चीज़ समझ आएंगी कि सेंटीपिटल फोर्स एक लग रहा है जिसकी वजह से घूम रहा है। सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है वो आगे इतना याद रखना कि कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एक फोर्स लगता है, ठीक है। एक फोर्स चाहिए, जो फोर्स है वो सेंटीपिटल फोर्स होता है जिसकी वजह से ये घूम रहा है। और सेंटीपिटल फोर्स जो होता है वो सेल्फ जनरेट नहीं होता है, मतलब खुद से नहीं जनरेट होता है, वो किसी दूसरी वजह से जनरेट होता है। जैसे यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंटीपिटल फोर्स जनरेट होता है। जैसे कि एग्जांपल सेंटीपिटल फोर्स का हल्का सा दे देते हैं डिटेल। जैसे सेंटीपिटल फोर्स है ऐसे, एक रस्सी में पत्थर बांधो और उसको घुमाओ तो एक फोर्स होगा जो कि हमेशा पत्थर जो है वो जो सर्कुलर पाथ में घूमेगा ही। जैसे हमने ये पकड़ा और ऐसे घुमा रहे हैं, वैसे ऐसे गोल गोल घूमता है। तो ये सर्कुलर पाथ है, वृत्तीय पथ है, इसमें घूम रहा है वो पत्थर। तो इस पथ को बोलते हैं वृत्तीय पथ या सर्कुलर पाथ, और इस मोशन को बोलते हैं वृत्तीय गति या फिर सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन जो हो रहा है तो ये जो सेंटर है इस सर्कल का, उसकी तरफ उस डायरेक्शन में फोर्स हमसे लग सकता है। और ये फोर्स सर्कुलर पाथ हो रहा है तो सेंटीपिटल फोर्स हो रहा है। अब ये जनरेट नहीं हो रहा क्योंकि जो हम जोर लगा रहे हैं हाथ से फोर्स दे रहे हैं वही सेंटीपिटल फोर्स में कन्वर्ट होता है। ऐसा ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो भी सेंटीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल में उसको भी पढ़ेंगे। अभी अगर पढ़ेंगे तो एक ही टॉपिक से इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर पढ़ाते करेंगे तो 15-20 दिन लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी है। ऐसा थोड़ा बहुत बता चुके हैं, लेकिन अगर पूछना है तो आप कॉल करके मैसेज डाल के बताइए तो उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो ये हो गया। तो ये घूमते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स मिलता है सन से, क्योंकि सन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि हर चीज़ जिसके पास मास है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर लगता है। दो बॉडी जिनके पास मास है उनके बीच में अट्रैक्शन जरूर होता है, और वो जो अट्रैक्शन होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, जिसकी वैल्यू होती है, देख लेते हैं, जी m1 m2 अपॉन r। m1 है फर्स्ट जो बॉडी होगा या फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होगा, पहली चीज जो होगी उसका मास, ये दूसरी ऑब्जेक्ट का मास, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस, और ये जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। गुरुत्वाकर्षण नहीं था, तो ये फॉर्मूला अप्लाई है। तो ये तो फॉर्मूले की बात हो गई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसकी वजह से घूम रहे हैं। अभी की स्पीड कितनी, 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं प्लैनेट्स। अब जैसे अर्थ है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही घूम रही है सूरज की चारों तरफ, जिसकी वजह से दिन रात हो रहा है। अब दिन रात हो रहा है, सॉरी मौसम चेंज हो रहा है, रोटो रोटेशन की वजह से दिन रात होता है। घूम रहा है तो घूमने की वजह से होता है साल कंप्लीट होता है, क्योंकि 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा आगे बात करें तो हम सन की बात करेंगे। अब सन में एक उससे पहले और जान लेते हैं। तो पहले तो सबसे छोटा ग्रह जो था प्लूटो था, लेकिन अब सबसे छोटा है मरकरी और सबसे बड़ा होता है जुपिटर, बृहस्पति। देखा होगा जुपिटर स्कूटी आती है, स्पेस के मामले में सबसे बड़ी है, नाम इसीलिए जुपिटर रखा गया क्योंकि प्लैनेट में जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है। अब अगर हम सन की बात करें तो लिखा है द सन इज द स्टार नियरेस्ट टू अर्थ। पृथ्वी के पास सबसे बड़ा जो स्टार है वो सन है। उसके लाइक अदर स्टार
इट डज नॉट सीम टू ट्विंकल, ये टिमटिमाता हुआ नहीं दिखता है दूसरे स्टार के मुकाबले। दिस इज बिकॉज द सन इज क्लोजर टू द अर्थ देन द अदर स्टार, है ना, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो स्कैटरिंग रिफ्रैक्शन ये ज़्यादा होती है, पास में इसमें कम होता है, तो ये टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता। क्योंकि जैसे यार दूर का होगा तो उसकी लाइट ज़्यादा ट्रैवल करती है, जितना ज़्यादा ट्रैवल करेगी तो मीडियम चेंज होने में उतना ज़्यादा उसमें रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग होगा। तो स्कैटरिंग क्यों होता है ये लाइट से अपन पीछे बता चुके हैं, अगर नहीं पता है तो बताएंगे दोबारा। इसके बाद इट इज़ अ मीडियम साइज येलो स्टार एस्टिमेटेड टू बी अबाउट हाफ वे थ्रू इट्स टाइम ऑफ 10,000 मिलियन ईयर्स। तो ये चीज़ हो गई। इसका मीडियम मतलब साइज जो बताया गया मीडियम साइज है, येलो कलर का है और टू अस द सन अपीयर्स इनक्रेडिबली लार्ज एंड ब्राइट। वही बात को ये बार बार रिपीट करके बता रहा है। अब आगे देखते हैं जो सन है, ये इसमें कुछ चीज़ें जो हमें पता चली हैं वो ये हैं कि सन जो है सबसे अर्थ के सबसे पास पाए जाने वाला स्टार है, पहली चीज़। दूसरा, अर्थ से सन तक की जो डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो ये भी याद रखना 10 लाख किलोमीटर मतलब 10 लाख होता है 1 मिलियन। तो ये हो गया किलोमीटर है, तो 150 मिलियन किलोमीटर जैसे दूर है तो अर्थ से लेकर सन तक की जो डिस्टेंस है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसलिए रख दिया गया है, मान लो प्लैनेट्स की डिस्टेंस की बात करनी है। अब जैसे सन हो गया हमारे यहाँ से इतनी दूर हो गया, अब मान लो सन से बहुत ज़्यादा दूर है तो अरबों खरबों में डेटा नहीं लिखता, सीधा बोल देते हैं 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। तो हमारे दिमाग में तुरंत रहता है कि ये तो बोलने में याद रखने में छोटा डिजिट है, तो उसके बाद कभी कैलकुलेशन करना है सीधी सी बात है 150 मिलियन से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो ये हमें एक बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा जो लाइट है, अब लाइट कहाँ से आएगी, सन की जो लाइट होती है वहाँ से जो उसकी रोशनी निकलती है वो रोशनी सन से निकलती है और तक पहुँचती है, उसमें उसको लग जाते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है जो डेटा दे रखे हैं। ये बकवास पास में उसको घुमा के 3 बार बताया गया, वो नहीं इतना है एक बार में समझ लो। यहाँ से 5-6 पॉइंट जो में निकले वो लिखते जाओ, चाहो तो अपने पर्सनल नोट्स बनाना चाहो बना सकते हो, या तो बुक से पढ़ो, बहुत अच्छी बात उसमें टिक कर लो। जैसे कि अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी वो दे रखा है, सन से अर्थ तक जो लाइट आती है वो कितना टाइम लगता है, 500 सेकेंड लगते हैं। इसके अलावा ये नियरेस्ट है, और एक चीज़ और, सन की भी लाइफ साइकिल है, मतलब सन की भी एक लाइफ डिसाइडेड है, सन भी नहीं जिएगा। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स के बारे में बता ही चुके हैं। अब ये तो हो गए प्लैनेट्स। इसके अलावा इन प्लैनेट्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो कौन कौन से हैं, किस तरीके से किया गया है, वो थोड़ा सा बता देते हैं। जो है ये सब उसको पढ़ते रहना, और अगर दिक्कत आती है तो उसको हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ते रहें, थोड़ा इंग्लिश में भी नाम याद रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बता सकते हैं। जैसे पहला जो है उसको तो इंफीरियर, दूसरा सुपरफिलियर, और सुपीरियर, ये दो अलग टाइप से डिवाइड हैं, और ये जो 2 पार्ट्स हैं वो थोड़ा अलग हैं। कैसे हैं ये बताते हैं।
ये गए जोवियन प्लैनेट्स, दूसरा है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। अब इनमें क्यों इस तरह से डिवाइड हैं वो समझो। ये निकाला गया है ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होता है वो भी बताते हैं, और ये निकाला गया स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बिहाफ पे ये डिवाइड है, और ये डिस्टेंस कैसे बात करते हैं। इंफीरियर प्लैनेट वे प्लैनेट्स हैं जिनके ऑर्बिट जो हैं वो अर्थ के ऑर्बिट के साथ में पड़ते हैं, मतलब कि अर्थ के ऑर्बिट के अंदर जितने ऑर्बिट पड़ रहे हैं और अर्थ के ऑर्बिट वो सब इंफीरियर में, और जो अर्थ के बाहर पड़ते हैं ऑर्बिट वो सुपीरियर।